जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। आइए आज आप ही की एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया इस चीज़ के लिए और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने व्हाट्सएप किया, तो आप ही की फरमाइश पर ये वीडियो पेश है। आइए आज हम थोड़ा सा ज्योतिष सीखते हैं। आप में से काफी लोगों ने मुझे कहा कि मैम आप सिखाते क्यों नहीं हो, तो मैं ऑनेस्टली बोलूं मेरे पास इतना टाइम नहीं होता अभी, वो भी आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की गुड विशेस की वजह से कि मैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लूं। और अभी तो मैं कहूंगी मुझे हो गए हैं 21 साल इस एस्ट्रोलॉजी फील्ड में, लेकिन अभी भी मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो जितना मुझे आता है उसी में से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूंगी जब भी टाइम मिलेगा आप लोगों के समक्ष पेश होकर मैं आप लोगों को सिखा सकूं, समझा सकूं। तो आज बात करते हैं वैदिक ज्योतिष की। हमारे वैदिक ज्योतिष में कुछ ग्रह बहुत ही विशिष्ट कारक ग्रह बोले गए हैं, जिनका गोचर और कहीं ना कहीं जिनका राशि परिवर्तन बहुत मायने रखता है। देखिए, सभी 9 ग्रहों के अपने अपने कारक भाव होते हैं और कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिनमें ग्रह बहुत दिग्बली होते हैं। इसी प्रकार अगर हम लगन कुंडली के कुछ भाव देखें या हमारी लगन कुंडली में कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जिनमें कुछ विशेष ग्रहों के स्थित होने पर भाव संबंधी प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, ऐसे ग्रहों को अति विशिष्ट कारक ग्रह कहा गया है। अति विशिष्ट यानी कि बहुत विशेष। अति विशिष्ट कारक ग्रह जिस भाव में अति विशिष्ट हो जाता है, यदि उसी भाव में विराजमान अकेला हो या उसके साथ उसका मित्र ग्रह हो, तो उस भाव पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और विशेष प्रभाव पड़ने की वजह से ऐसे हो गया ना, ये 2 दोस्त जब मिल जाते हैं तो उनकी पावर डबल हो जाती है ना। तो उसी तरह इन ग्रहों को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जब 2 मित्र ग्रह आपस में मिल जाते हैं तो वो जिस घर में बैठते हैं उस घर की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य अगर लगन और नवम में सूर्य कारक और दशम में दिग्बली होते हैं, वहीं पर अगर सूर्य 11वें भाव में स्थित होने पर सूर्य अति विशिष्ट ग्रह हो जाते हैं, जिससे इस भाव के प्रभाव से हमारी वृद्धि कारक मैं कहूंगी बहुत जल्दी बढ़ोतरी देखी जाती है। जिस भी किसी जातक की जन्म कुंडली में ऐसा सूर्य विद्यमान हो जाता है, उसे जीवन भर धन प्राप्त होता ही रहता है, क्योंकि 11th हाउस हो गया हमारी अर्निंग का घर और सूर्य देवता यानी कि मान प्रतिष्ठा। तो सूर्य देव यहाँ पर लेकिन शुभ होने चाहिए। जरूरी नहीं है, वैसे एक प्रिंसिपल है कि 11वें घर में जो भी ग्रह होगा वो शुभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार ग्रहों की दृष्टियां ऐसी होती है या कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है ये बहुत मायने रखता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। और अगर सूर्य ग्रह शुभ है और इस भाव में है तो ऐसा जातक धन जरूर कमाता है, किसी न किसी स्तोत्र से वो धन कमाता ही रहता है। अब बात कर लेते हैं हम चंद्र ग्रह की। चंद्रमा ग्रह 4थे भाव के कारक माने जाते हैं और 4थे भाव में ही दिग्बली भी होते हैं। यही चंद्र यदि लगन मीन्स आपके 1st हाउस में या फिर आपके 7th हाउस में स्थित हो, तब ये अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं। जिस किसी भी जातक की लगन कुंडली में प्रथम भावस्थ चंद्र देव हो तो ऐसा जातक बहुत ही इमोशनल होता है। ऐसा इंसान हर चीज को दिल से सोचता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है और दूसरों का भला हमेशा चाहने वाला होता है। लेकिन चंद्रमा ही अशुभ होकर बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा दूसरों का भला चाहने के साथ में कहीं ना कहीं अपना भला बुरा भूल जाता है। ऐसे जातक का समाज हमेशा आदर करता जरूर है, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से। यही चंद्र यदि सप्तम 7th हाउस में अगर चंद्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं
ऐसा इंसान बहुत ही इमोशनल तो होता ही है, लेकिन उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। तो दो ओवर इमोशनल इंसान, आप समझ सकते हैं लाइफ कैसे चल सकती है। तो जब भी मैच मेकिंग किया जाता है तो बड़ा ध्यान दिया जाता है कि बॉय और गर्ल के चार्ट में प्लैनेटरी प्लेसमेंट कैसा है और कहाँ है। तो ऐसे इंसान को बहुत ही भावुक, बहुत ही इमोशनल किस्म का जीवन साथी प्राप्त होता है, जो बड़ों का मान सम्मान प्रॉपरली रखता हो और सबको साथ लेकर चलता हो। ये बहुत ही एक अच्छा गुड मैं कहूंगी यहाँ पर। अब मैं बात करती हूँ मंगल ग्रह की। मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक होते हैं और 10th हाउस में आकर ये दिग्बली हो जाते हैं। यही मंगल जब भी 10th हाउस में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह जब बन जाता है, मंगल देव यहाँ आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको अर्निंग्स के नए नए रास्ते बताते रहते हैं। मतलब आप एक जगह टिक के अर्निंग नहीं कर सकते, ये यहाँ पे एक इशू आपको दे देते हैं। अब बुध देव की बात कर लेते हैं। बुध अगर चौथे और 10वें भाव में बुध ग्रह यहाँ पर देखिए कारक तो है, और कहीं ना कहीं प्रथम भाव में अगर ये बैठ जाते हैं तो ये दिग्बली हो जाते हैं। व्यापार और बुद्धि का कारक कौन है? हमारे बुध देवता। हमारी जुबान का कारक कौन है? हमारे बुध देवता। अगर लगन कुंडली में 11वें भाव में बुध ग्रह आकर के बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये वहां पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाते हैं। ऐसे इंसान को, ऐसे जातक को किसी एक क्षेत्र में आप देख ही नहीं सकते कि वो किसी एक ही फील्ड में काम कर रहा हो, क्योंकि ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं हर तरफ से कुछ ना कुछ सीखना, और उसको ऐसा लगता है कि मैं ये काम करके भी पैसा कमा लूं, मैं ये काम करके भी पैसा कमा लूं, मैं ये काम करके भी पैसा कमा लूं। उसको ना मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत अच्छी लगती है, और ऐसा होता भी है। अगर जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छा है और इन हाउसेस में बैठ गया तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान की मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। अब देवगुरु की बात करूं तो देवगुरु अगर आपकी लगन कुंडली में आपके दूसरे घर में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th में या फिर 11th हाउस में, पहले तो देखिए कारक हो गए, लेकिन लगन कुंडली में दिग्बली कहे जाते हैं ये। अगर देवगुरु बृहस्पति लगन कुंडली के पंचम और नवम भाव में आ जाते हैं तो ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह हो जाते हैं। ऐसे इंसान को हमेशा उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनता है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग टीचिंग, प्रोफेसर, ऐसी लाइंस में ज्यादा जाते हैं जहां पे गुरु का वो रोल प्ले करे किसी की लाइफ में। आप देखेंगे तो वो किसी ना किसी की लाइफ में एक मेंटर का काम जरूर करते हैं। अब मैं शुक्र देव की बात करूं तो शुक्र कहीं ना कहीं 7th भाव का कारक और 4th भाव में दिग्बली माने जाते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में शुक्र ग्रह 12 भाव में स्थित हो जाते हैं तो वहां पर ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। आपके 4थे भाव में स्थित होने पर भी शुक्र यहाँ पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहे जाते हैं। लेकिन 12 में चौथे से थोड़ा कम ही यहाँ पर मैं कहूंगी इनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम ही रहता है यहाँ पर। और अगर ये 7th हाउस में आ जाते हैं तो ये बहुत ही अति विशिष्ट मैं फिर से क्यों कहूंगी, क्योंकि 7th हाउस इनका खुद का घर है। तो जब भी कोई भी ग्रह अपने घर में जाता है ना तो उसको अपनी ही एक पावर मिलती है, उसको अपनी ही एक एनर्जी आती है। आप भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं रिलेटिव के घर, चाहे आपको वो कितना कंफर्टेबल जोन दे दे, लेकिन फिर भी आप अपने घर में आके कहते हैं ना, हाँ अपने घर आ गए। अपने घर में हर कोई राजा होता है। तो वैसे ही शुक्रदेव 7th हाउस में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन 4th भाव में थोड़े से ये कम प्रभाव देते हैं, क्योंकि ये घर किसका है? चंद्रमा का। चंद्रमा कहता है शांत रहे, शुक्र कहता है खर्चा कर लग्जरी पे। तो यहाँ थोड़ा सा इनकी आपसी तालमेल ठीक नहीं बन पाती है। अब बात कर लेते हैं हम शनिदेव की। तो शनिदेव ध्यान से सुनिएगा, 6th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस के कारक होते हैं। 7th हाउस में ये दिग्बली हो जाते हैं। यहीं पर शनि अगर
तीसरे और छठे भाव में स्थित हो जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि तीसरा घर होता है हमारे पराक्रम का और छठा घर क्योंकि रोग कर्जा बीमारी का। लेकिन जब शनिदेव यहाँ आ गए राहु के घर में तो ये आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ अर्निंग दे देते हैं। आपके दुश्मन हमेशा आपसे दूर खुद ब खुद बने रहते हैं। राहु देव की बात करूं तो 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में ये कारक कहे जाते हैं। राहु तीसरे, छठे और 10वें भाव में स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा छठा घर राहु का होता है और राहु देव यहां बैठे हो जिसकी भी जन्म कुंडली में, तो आप उससे दूर ही रहिए, क्योंकि चाहे वो गलत कितना क्यों ना हो लेकिन फिर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि राहु देव यहां आकर बैठ गए हैं तो ये दुश्मनों का नाश खुद ब खुद कर ही देते हैं। केतु ग्रह की बात करूं तो दूसरे और 8वें भाव में कारक होते हैं हमारे केतु देव। केतु दूसरे और 8वें भाव में ही स्थित होने पर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि 2nd और 8th हाउस में ही इनको अपनी पावर इस्तेमाल करने का एक पूरा रोल दिया गया है कि यही 2 हाउसेस हैं, यही 2 भाव हैं जिसमें आप अपनी पावर को, अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए मैंने आपको बहुत मेन चीजें बता दी हैं, कौन से ग्रह का कौन सा भाव अच्छा होता है, और आशा करती हूं कि जब आप जन्म कुंडली किसी की देखेंगे या अपनी भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इस ग्रह के यहाँ बैठने की वजह से क्या क्या परेशानी आपको मिल रही है। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन कुछ तो करिए, पता तो चले आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें या नहीं आ रही हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी।